आज भी मम्मी और पापा दोनों बहुत ही जमकर लड़ाई कर रहे थे। पापा जब भी मम्मी से लड़ाई करते की बात कहते, जाओ घर से बाहर निकल जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर मम्मी वही बात दोहराती, नहीं मैं ये घर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। वो दोनों लड़ाई कर रहे थे और मैं आंगन में बैठी 10th का फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही थी। लेकिन मेरा मन बार बार पढ़ाई पर से हटकर मम्मी पापा के झगड़ों पर चला जाता था। दिल तो एकदम से पढ़ाई पर से हट ही गया था। पापा जब भी मम्मी से लड़ाई करते तो अपनी लड़ाई में मुझे भी घसीट लेते थे और हमेशा की तरह आज फिर से पापा मुझे मनहूस कह रहे थे। यह सब सुनकर मेरा दिल टूटकर चूर चूर हो गया था। हमेशा मैं सीरियलों में देखते रहती थी कि पिता अपनी इकलौती संतान पर जान निछावर कर देते थे, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही किस्सा था। मेरे पापा हमेशा मुझे मनहूस कहा करते थे। ये सुनकर फिर मम्मी गुस्से में आकर कहती कि भगवान से प्रार्थना करो कि कम से कम एक बेटी तो हमारी जिंदगी में है, नहीं तो सोचो उन माँ बाप का जिनका कि अपना कोई संतान ही नहीं होता है। लेकिन मेरे पापा थे कि बस एक ही बात दोहराते रहते थे कि न जाने मैंने बेटे के लिए कितना ख्वाब देखा था और तुमने इस मनहूस को पैदा कर दिया। मैं एक बेटे का बाप भी नहीं बन पाया, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूं। जी तो करता है कभी कभी अपने हाथों से तुम दोनों का गला ही घोट दूं और खुद फांसी पर चढ़ जाऊं। न जाने मेरे पापा जब भी गुस्से में होते थे क्या क्या कहते रहते थे। पापा मम्मी की लड़ाई तो चलती ही रहती थी, लेकिन मेरी दादी जो थी वह भी कोई कम नहीं थी। जैसे ही गुस्सा होकर लड़ाई झगड़ा करके पापा घर से बाहर निकलते थे, फिर दादी का पुराण शुरू हो जाता था, तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। यह सब सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। हमारा घर घर नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान था, जिसमें कि अगर एक बंदा कमजोर पड़ जाता तो फिर दूसरा चालू हो जाता था। हम लोगों घर की लड़ाइयाँ पड़ोसी लोग अपने अपने छत पर खड़े होकर बहुत ही मजा से सुनते थे। उन लोगों को तो इंटरटेनमेंट का एक साधन मिल गया था। वह लोग सास बहू की लड़ाइयों का ऐसा मजा उठाते थे जैसे कोई थिएटर में फिल्म चल रही हो। मैं तो अब थक चुकी थी इस रोज रोज के झगड़ों से। दादी मम्मी से हमेशा यही कहती थी, तुझे तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकलवा कर ही रहूंगी और फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी बहुत ही अच्छी लड़की से करूंगी जो कि मुझे मेरा पोता देगा। मेरे बेटे की कमाई पर तूने बहुत ही ऐश कर लिया है, जिस कारण से तुझे चर्बी चढ़ गई है। और फिर मम्मी की भी तू मैं शुरू हो जाती थी और यह शाम तक चलते रहती थी। मुझे तो दादी की एक बात पर बहुत ही ज्यादा हंसी आती थी कि मम्मी ने पापा की कमाई पर ऐश किया, जबकि मेरी मम्मी अपने ऊपर कभी भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी। मैं इतनी बड़ी हो गई थी लेकिन अभी तक मैंने मम्मी को अपने ऊपर 1 रुपया खर्च करते हुए भी नहीं देखा था। ऐश तो दूर की बात थी, मैं अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। अचानक से मम्मी मेरे पास आई। मैं उनकी बात सुनकर एकदम से अपने ख्यालों में चौंक गई थी। मम्मी ने जल्दी से अपने दुपट्टे में बंधे हुए घाटे को खोलकर मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, जा बेटी दुकान से 1 किलो मसूर की दाल खरीद कर ले आ, क्योंकि तेरे पापा को मसूर की दाल बहुत ही पसंद है। वो रोटी के साथ मसूर की दाल बहुत ही शौक से खाते हैं। मैंने मम्मी से पैसे लिए और चप्पल पहनकर किराने की दुकान की तरफ चल पड़ी। यह दुकान हमारे मोहल्ले में कुछ ही दूरी पर था। मैं अक्सर वहीं से मसूर की दाल खरीद कर लाती थी। मम्मी हर रोज मुझे 50 रुपए देती थी और मसूर की दाल खरीद कर लाने के लिए कहती थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर मम्मी पापा को यह मसूर की दाल कब खिलाती थी, क्योंकि मैंने मम्मी को कभी भी दाल बनाते हुए नहीं देखा था। पता नहीं मम्मी का यह क्या नाटक था। फिर मैं सोचती थी कहीं घर के टेंशन वाले माहौल में मुझे दूर करने के लिए तो बाहर नहीं भेजती थी, ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए और मैं कुछ देर सुकून की सांस ले सकूं। मेरी मम्मी एक बहुत ही साधारण और सिंपल औरत थी। सादगी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। सारा दिन मम्मी घर के काम में ही लगी रहती थी। जल्दी कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी।
मैंने जब से होश संभाला था तभी से मैंने मम्मी को खुश कभी नहीं देखा था। मम्मी की आंखों में हमेशा आंसू ही रहते थे और इन सब में मम्मी की गलती सिर्फ इतनी थी कि मम्मी पापा को बेटा नहीं दे सकती थी। मेरा जन्म होते ही मम्मी को कुछ ऐसी बीमारियां लग गई थी जिस कारण से मम्मी दोबारा बच्चा पैदा ना कर सकी थी और इसी कारण से पापा मम्मी में लड़ाइयाँ होती थी और पापा रह रह कर मुझे मनहूस कहते रहते थे। मेरे पापा बहुत ही मनमौजी इंसान थे। उन्होंने घर में सुख सुविधा के सारे सामान खरीद कर रखे हुए थे। वैसे तो पापा मम्मी के साथ ठीक ही रहते थे, लेकिन मैं हमेशा यही देखती थी जब दादी पापा से एक पोता के लिए जिद करती और मम्मी को खरी खोटी सुनाती, तो फिर यह सुनकर पापा का दिमाग भी मम्मी के लिए एकदम से विपरीत हो जाता था और फिर पापा परेशान होकर मम्मी से लड़ाइयाँ करने लगते थे। दादी आखिर पापा से बात ही ऐसा करती थी कि पापा को गुस्सा आ जाता था। दादी हमेशा यही कहती, बेटा गोपाल, तेरी बात तो हमारे खानदान का नामो निशान ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि तू बेटे का बाप नहीं बल्कि एक बेटी का बाप है। कोई भी हम लोगों के खानदान का नाम तक नहीं लेगा। आखिर तू कब तक इस मनहूस औरत के पल्लू से बंद कर रहेगा? अब बहुत हो गया और मैंने भी अब ये सोच लिया है कि मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। यह सब सुनकर पापा उठकर कमरे में चले जाते और मम्मी को डांटने लगते थे। पहले मम्मी चुप रहा करती थी, मगर अब मम्मी भी पापा को बोलने लगी थी। आखिर बर्दाश्त करने की कोई हद होती है। कोई भी इंसान कितना हद तक किसी की बातों को बर्दाश्त कर सकता है। अपने तक बात सीमित रहे तो सही है, लेकिन जब पापा मुझे भी लेकर कुछ कुछ बोलने लगे तो मम्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ और अब वह भी पापा से बराबरी के साथ बोलने लगी थी और लड़ाई करने लगी थी। यह सब देखकर सुनकर अब मैं बहुत ही दिमागी डिप्रेशन में रहने लगी थी। इसी तरह करके दिन गुजर रहे थे और अब मैं कॉलेज में पहुंच गई थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आई, मम्मी को आंगन में फूट फूट कर रोते हुए देखा। मैं मम्मी को इस तरह से रोते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। मैं जल्दी से अपना बैग दरवाजे पर फेंके और मम्मी के पास आकर बोली, मम्मी मुझे बताइए क्या हुआ है, आप इतना रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, आज मैं उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा कुछ भी नहीं रहा इस दुनिया में। ये सब सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। मैं बोली, मम्मी बताइए ना क्या हुआ है? मम्मी पापा तो ठीक है ना? मेरे गले से लगकर फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी थी। फिर वह बोली, तेरी दादी ने अपनी सहेली की लड़की को बुलाया है। अब तेरा बाप उससे शादी करके हम दोनों को घर से निकाल देगा और हम दोनों दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। मम्मी की बात सुनकर मैं भी काफी परेशान हो गई थी। फिर मैंने मम्मी को दिलासा दिया और कहा, मम्मी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे ऐसे कहने से मम्मी थोड़ा सा संभल गई और फिर जल्दी से अपने पल्लू से पैसे निकालकर मुझे देकर कहने लगी, जा जाकर किराने की दुकान से 1 किलो मसूर की दाल लेते आ। मुझे मम्मी की हालत देखकर हंसी आ रही थी कि मम्मी इतनी तकलीफ में है, अभी कैसे फूट फूट कर रो रही थी, फिर भी मम्मी को दाल मंगवाना भूल नहीं रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, मम्मी को खाने पीने का होश तो था नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें मसूर की दाल ना जाने किस लिए मंगवानी थी। मैंने मम्मी से मजाक में कह दिया था, मम्मी क्या तुम ये मसूर की दाल अपने सौतन के लिए मंगवा रही हो? मेरी बात सुनकर मम्मी थोड़ी घबराई। फिर मैंने हंसते हुए उनसे पैसे ले लिए और दुकान में मसूर की दाल लेने चली गई। मुझे मालूम था हर रोज की तरह आज भी घर में दाल बनेगी नहीं। न जाने मम्मी इतने सारे दाल का क्या करती है, कहीं उन्होंने घर में गोदाम तो नहीं बना रखी है। ये सब ख्याल मेरे दिमाग में आते रहते थे और फिर मैं खुद अपने उसे ख्यालों पर हंस भी देती थी। मैं दुकान से दाल लेकर आई तो दादी की सहेली की बेटी भी आ चुकी थी। उसकी उम्र लगभग 27 साल से 28 साल होगी। उन्होंने बड़े बड़े फैशन के कपड़े पहने हुए थे, जीन्स और टी शर्ट पहनकर आई थी जिसमें वो बड़ी स्मार्ट लग रही थी। उन्हें मेरे पापा से शादी करनी थी, इसलिए बहुत ही बन ठन कर आई थी। मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी का चेहरा बिल्कुल ही उदास और बुझा हुआ सा था। 4 साल पुराना कपड़ा पहनकर आंगन में गुमसुम बैठी हुई थी। रूपाली आंटी के सामने मम्मी
बिल्कुल ही फीकी पड़ गई थी। मुझे मम्मी पर बहुत ही तरस आ रहा था। फिर मैंने पापा की तरफ देखा तो पापा रूपाली दादी भी बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कोई हीरे का खजाना मिल गया हो। फिर थोड़ी देर बाद हम सभी लोगों ने मिलकर खाना खाने के लिए टेबल पर भी दादी रूपाली आंटी को पूछ पूछ कर अच्छे से खाना खिला रही थी। पापा भी थे कि बस रूपाली आंटी की खातिरदारी में लगे हुए थे। दादी और पापा को तो मुझसे और माँ से कोई मतलब ही नहीं था। मम्मी और मैं हम दोनों बिल्कुल ही बेजान से पड़े हुए थे और ऐसा लगता था हम वहाँ मौजूद ही नहीं है। मम्मी आज पापा और दादी के कहने पर रूपाली आंटी के साथ शॉपिंग पर जाने वाली थी। मम्मी ने आज पहली बार अपने लिए शॉपिंग करने के लिए पैसे पापा से लिए थे और पापा ने भी खुश होकर मम्मी को अच्छे खासे पैसे दिए थे। पता नहीं इस मेहरबानी के पीछे पापा का कौन सा राज छुपा हुआ था। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। मुझे मालूम था कि आज सारी रात मेरी मम्मी रोने वाली थी। सुबह हुई तो मम्मी मेरे पास आई और बोली, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, हम लोगों को बाजार जाना है, कुछ खरीदारी करनी है। मैंने कहा मम्मी, लेकिन आप तो रूपाली आंटी के साथ बाजार जाने वाली थी, फिर आप मेरे साथ क्यों जाना चाह रही हैं? मम्मी कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना कहा, मुझे और किसी के साथ बाजार नहीं जाना है, तुम मेरे साथ चल रही हो, बस इतना तुम समझ लो। फिर हम दोनों माँ बेटी बाजार गए। मैंने मम्मी को अच्छे अच्छे फैंसी कपड़े दिलवाए थे। आज मैं सैंडल और कुछ मेकअप का सामान भी मम्मी को दिलवाए थे। अब हम घर लौट आए थे। दादी तो अपने कमरे में बैठी माला जाप कर रही थी, जबकि पापा सुबह से ही रूपाली आंटी के साथ बातें करने में बिजी थे। यह देखकर मम्मी की सारी खुशियां फीकी पड़ गई थी और मम्मी के तन बदन में आग लग गई थी। मम्मी कमरे में चली गई थी तो थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि पापा भी मम्मी के पीछे पीछे कमरे में गए थे। मैं रूपाली आंटी को अपने कपड़े और मेकअप का सामान दिखाकर बिजी रखी थी। मम्मी मुझे अक्सर कहती थी कि मैं रूपाली आंटी के साथ रहूं और उन्हें अपने साथ बिजी रखूं। मम्मी चाहती थी कि पापा रूपाली आंटी से जितना दूर है उतना ही अच्छा है। घर में अजीब सा तनाव का माहौल बना हुआ था। मैं तो रूपाली आंटी को किसी न किसी चीज में बिजी रखने की कोशिश करते रहती थी, परंतु दादी थी कि रूपाली आंटी को पापा के नजदीक भेजने की आइडिया निकालती रहती थी। पापा तो मैं उन्हें रूपाली आंटी के साथ में खुशी देखा करती थी। मेरी मम्मी भी नए कपड़े पहनने लगी थी, रोज ही बालों में कंघी भी करने लगी थी और अब मम्मी हल्का मेकअप करके रहती थी। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे जब दादी मुझसे बातें कर रही थी और कह रही थी, आज शाम किराने की दुकान जाकर मसूर की दाल लेते आना, तुम्हारे पापा बहुत ही शौक से खाते हैं। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा और बोली, दादी आपने भी मम्मी वाला कारोबार शुरू करने का सोच लिया है क्या? सबने चौंक कर मेरी तरफ देखा तो पापा बोले, क्या मतलब? मैं सारी बातें बताने ही वाली थी, मम्मी ने अपनी आंखों से इशारे करके मुझे कुछ भी कहने से मना कर दिया। वह आंखों से मुझे घूर रही थी, पर मैं बिल्कुल ही चुप हो गई और बातों को ही बदल डाला। खैर उस दिन जब दादी ने मुझसे मसूर की दाल मंगवाई तो सचमुच में रात के खाने में मसूर की दाल बनी हुई थी। मैंने बहुत ही शौक से उस रात दाल रोटी खाए। फिलहाल घर में सभी कुछ सही चल रहा था। अब काफी दिन सुकून से गुजर गए थे, लेकिन दादी को फिर से रंगत फिरने लगी थी और वह उठते बैठते पापा को याद दिला देती कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, हमारी नस्ल यूं ही खत्म हो जाएगी, तुम अब जल्द से जल्द रूपाली से शादी कर लो। कहीं पंडित जी से बातें करती हूँ। पापा कहते, मम्मी छोड़ो इस बात को, बाद में सोचता हूँ कि क्या करना है। यही सब कहकर पापा दादी की बात को टाल रहे थे। एक दिन कॉलेज से घर आई तो मम्मी को अंधेरे कमरे में लेटा हुआ देखा तो बहुत ही फुट फुट कर रो रही थी। मेरा दिल घबरा गया तो मैंने मम्मी के गले से लगाकर चुप कराया और तसल्ली दी और कहा कि मम्मी देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम मत रो। फिर मम्मी चुप हो गई और बोली, हाँ बेटा, अब तो मुझे बस तेरा ही सहारा है। फिर मम्मी मुझे कहने लगी, बेटा तुम दुकान से मुझे बस 1 किलो मसूर का दाल लाकर दे दो। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। मैंने कहा, मम्मी आखिर तुम मुझे बताओ तो तुम क्यों रो रही थी? मम्मी बोली, मैं तुम्हें वह भी बताऊंगी, पहले तुम दुकान से मसूर की दाल खरीद कर ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। मम्मी कभी खुद दाल लेने के लिए दुकान पर नहीं जाती थी, बल्कि वह हरदम मुझसे ही चुपके से मसूर की दाल मंगवाती थी। मुझे कहती थी कॉलेज वाला बैग में छुपा कर लेते आना, अगर कोई पूछे तो कह देना दुकानदार
वे कॉपी किताब लेने के लिए आई थी। मैंने वापस आकर मम्मी को रोने की वजह पूछी तो वह बोली, तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पापा का कमरा छोड़कर तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि मेरे कमरे में तुम्हारी दादी रूपाली को दुल्हन बनाकर लाएंगी। फिर मैंने पूछा, अब आप क्या करेंगे? तो मम्मी बोली, पहले तुम्हारे पापा से राय मांगूंगी, अगर वो कहीं की बात मान लो तुम्हें। उनको बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी अपने वादे की पक्की थी। उन्होंने जब भी कोई फैसला लिया था उसे बिल्कुल ही खरी उतरी थी। अब मैं सारा दिन भगवान से प्रार्थना करने लगी थी, काश मम्मी पापा का साथ दे दे। इस बात को तो चांस तो बहुत ही कम था, मगर मैं प्रार्थना जरूर ही कर रही थी। खैर, जब पापा शाम को घर लौटे तो वे आंगन में बैठकर रूपाली आंटी के साथ पूरे 2 घंटे से बातें कर रहे थे। पापा के चेहरे पर तो गुलाब खिल रहे थे, परंतु ये सब देखकर मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि काश पापा भी मम्मी के साथ ऐसा ही खुश होकर बातें करे। रूपाली आंटी के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद फिर पापा उठकर अपने कमरे में चले गए थे। मेरा दिल अब बुरी तरह से धड़क रहा था और मैं सोच रहा था कि पता नहीं आज पापा मम्मी की किस्मत का क्या ही फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मम्मी मेरे पास आई। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो मेरे गले लगकर फुट फुट कर रो रही थी। मैं सब समझ गई थी कि पापा ने मम्मी से क्या कहा। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, मुझे इस घर में नहीं रहना। आप जहाँ पर रहोगी मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, अरे पागल, आज तेरे पापा ने मेरी लाज रख ली है। उन्होंने मुझे मेरी नजरों में ऊपर कर दिया। मैंने उनको तुम्हारी दादी की कई बातें बताई तो वो बोले, माँ का तो दिमाग खराब हो गया है, जो हर वक्त ऐसी बातें करते रहती है। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। यह सुनकर मैं खुशी से झूम उठी थी, लेकिन यह खुशी भी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। इस वाकया के कुछ दिन के बाद ही पापा रूपाली आंटी को शॉपिंग करवाने के लिए ले गए थे और सुबह सुबह पापा रूपाली आंटी के साथ जॉगिंग करने के लिए भी जाते थे। इधर मम्मी यह सब देखकर अंदर ही अंदर घुल रही थी और अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिस कारण वह सुख काटे हुए जा रही थी और अब घर की समस्या बिगड़ते जा रही थी। रूपाली आंटी ने तो अब साफ साफ दादी से कह दिया था, अगर अगले हफ्ते तक आपके बेटे ने मुझसे शादी नहीं की तो फिर मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वापस चली जाऊंगी। आखिर कब तक मैं यहाँ इंतजार में बैठी रहूंगी। रूपाली आंटी की बातें सुनकर दादी बहुत ही परेशान हो गई थी। वैसे भी दादी मम्मी की दुश्मन तो पहले से ही थी, अब तो और भी बन चुकी थी। उस दिन इतवार था, मैं घर पर ही थी। दादी सुबह से ही मम्मी के साथ खड़ी लड़ रही थी। मैं अपने मम्मी का काम निपटाकर कमरे में जाकर लेट गई थी। पहले ही तो दादी मम्मी को गंदी गंदी गालियां दे रही थी और कहे जा रही थी कि तुम जल्द से जल्द मेरे बेटे को कमरा खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मैंने अब सोच लिया है कि मैं अब अपने बेटे को तुम्हारे कमरे से ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से भी निकाल कर रहूंगी। मम्मी कुछ ना बोली तो दादी कमरे में घुसकर मम्मी का सामान कमरे से बाहर फेंकने लगी थी। अब मुझे भी दादी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर मैं मम्मी के कमरे में चली गई और मम्मी पर ही गुस्सा करने लगी। वह दादी को उनके हद में क्यों नहीं रखती। मम्मी ने मुझे कहा कि मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस 1 किलो मसूर का दाल ला दो। तो मैं वहां से उठी, चप्पल पहनी और मसूर का दाल लाने निकल पड़ी थी। आज मैं दाल लेकर जब वापस आ रही थी तो आधे रास्ते में दाल वाले थैले में मुझे कुछ उछलता हुआ महसूस हुआ। अब मुझे बहुत ही डर लग रहा था। थैला के अंदर झांक कर देखा तो उसमें दाल के साथ साथ एक पंछी भी पड़ा हुआ था। ये देखकर तो डर के मारे मेरी रूह ही कांप गया था। मैंने जल्दी से दाल के साथ साथ वह पंछी भी सड़क पर फेंक दिया और खुद घर आने की बजाय पापा के स्टेशनरी की दुकान पर चली गई। पापा की स्टेशनरी की दुकान हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर थी। मुझे अचानक से दुकान में देख परेशान हो गए थे। मैंने उनको अपने साथ ही घर चलने के लिए कहा था। वो बिना कुछ कहे मेरे साथ घर चलने पड़े थे। घर अभी भी दादी सैनी बनी हुई थी। पापा को देखते ही दादी चिल्लाने चीखने लगी और पापा को कहने लगी, अभी के अभी तुम अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि उसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की है। दादी की बात सुनकर पापा कहने लगे, माँ मुझे यकीन है कि आप पहले के इसे कुछ कहा होगा। पापा की बात सुनकर दादी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वह कहने लगी, मैंने तो इसे सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम्हारा कमरा खाली कर दे,
क्योंकि मुझे यह कमरा रूपाली के लिए तैयार करवाना है। आखिरकार मैं तुम दोनों की शादी करवा ही दूंगी। दादी की बात सुनकर पापा हंस पड़े थे। फिर बोले, माँ अब बस भी कीजिए। फिर पापा रूपाली आंटी से बोले, रूपाली तुम इधर घर की मेहमान थी, इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा ख्याल रख रहा था। आपके साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता था। अब ये मेरी मजबूरी भी बन गई है। मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं कि तुम हमारे घर से चली जाओ। मुझे बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से माँ मेरी पत्नी किसी तरह का भी कोई गलत बात करे। यह सुनना था कि दादी कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब तो नहीं हो गया, तुम्हें क्या देंगे। फिर पापा बोले, अगर भगवान को मुझे बारिश देना होता तो कब के दे दिए होते। मैं आपसे एक बात बहुत ही शब्दों में कहना चाहती हूँ कि आप इस घर की मालकिन है। इस घर में जो कुछ भी है आपका ही है। आप यहाँ के मालकिन है और मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी आपकी सेवा करेंगे। अगर आज के बाद अगर आपने हमसे झगड़ा लड़ाई और की कोशिश करी, हम तीनों घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। फिर उस दिन ही रूपाली आंटी अपने घर को वापस चली गई और दादी ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था, जबकि मैं पापा से शिकायत किए बिना नहीं रह पाई थी। मैं बोली थी कि पापा आपने मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। आप अगर शुरू से हमें प्यार अच्छे से देते तो ये सब नहीं होता। पापा ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत भी गलती की है। मैं तुम्हारी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता, मैं भी अपनी माँ के आगे मजबूर था। तुम्हें तो पता है तुम्हारी दादी कितनी गर्म मिजाज की है। मैं हमेशा तुम दोनों को उनके गुस्से से बचाने की कोशिश की है। जब माँ को गुस्सा आता था तो वो तुम दोनों पर गुस्सा करती थी था। मेरा गुस्सा देखकर माँ अपना गुस्सा भूल जाया करती थी और फिर तुम दोनों पर और अधिक अपना गुस्सा नहीं दिखा पाती थी। पापा की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी। फिर मैं मम्मी से पूछी, मम्मी आप रोज मुझसे मसूर की दाल उस दुकान से मंगवाती थी, लेकिन आज दुकानदार है कि मसूर दाल के साथ साथ एक जिंदा पक्षी भी दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत ही डर गई थी। इतना तो मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी गलती दुकानदार तो नहीं कर सकता। मम्मी जरूर ही कोई राज है जो कि आप मुझसे छुपा रही हैं। आप मुझे बताइए, परिंदा वहां पर क्या कर रहा था। मेरी मम्मी मेरी बात सुनकर बहुत ही घबरा चुकी थी, मगर उसके पास सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह बोली, जिस दुकानदार के यहाँ से तुम मसूर की दाल लाई थी ना, उसके पड़ोस में एक ढाबा बाबा जी रहते हैं। वो ताबीज देते हैं जिससे कि घर की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मैंने उस दुकानदार से कहा था कि मेरे लिए भी एक ताबीज ले लो, तो उसने बताया था कि बाबा जी 40 दिन तक 1 किलो मसूर की दाल पर दम करेंगे और फिर आखिरी दिन वो एकदम अधमरा पक्षी देंगे जो कि सास को खिलाना होगा और उससे मेरी सास की जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मगर बेटा तुमने बच्चे को रास्ते में ही फेंक दिया, वरना मेरे 40 दिन का संकल्प पूरा हो जाता और मेरी सारी समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती। इसलिए मैं तुम्हें हर दिन मसूर की दाल लाने के लिए उस किराने की दुकान पर भेजती थी। देखो ना, उस ताबीज के कारण कैसे सब कुछ ठीक हो गया। तुम्हारे पापा का दिल भी पूरी तरह से बदल गया है और मेरी तरफ हो गए हैं। मम्मी की मासूम सी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी, मगर मेरा पूरा बदन यह बात सुनकर कांप गया था। अब मैं फिर और उस दुकानदार को खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने उसे कहा कि तुम्हें डूबकर मर जाना चाहिए। ये तुम मासूम भोले भाले लोगों के तबाही के रास्ते पे डालते हो, काला जादू करवाते हो और बोलते हो कि हम तो दुकानदार हैं और मैं दुकान में सामान बेचता हूँ। मेरी बात सुनकर दुकानदार कहने लगा, मैंने तुम्हारी माँ को कोई भी काला जादू करवाने के लिए नहीं कहा। मैं तो खुद उसके मुंह से काला जादू का नाम सुनकर परेशान हो गया था। मैंने तो बस उसे इतना कहा था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 40 दिन तक ना ही पति से लड़ना है ना ही सास से। आप खुद ही सोचो, अगर कोई औरत 40 दिन तक घर वालों से नहीं लड़ेगी तो घर वाले उससे क्यों लड़ेंगे? वो भी इंसान नहीं बन जाएंगे। मुझे नहीं मालूम था कि इस ताबीज से कुछ होता है या नहीं होता है। यह कहकर वह दुकानदार चुप हो गया। मैं दुकानदार की सोच से सहमत थी कि उसने कैसे अपने आप को सारी समस्याओं से बचा लिया था। उसने मम्मी की कितनी समझदारी की बात बताई थी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पापा का दिल किसी ताबीज से नहीं बदला था, बल्कि मम्मी की बेहता मोहब्बत, प्यार और कुर्बानियों से बदला था।
अगर हर औरत अपनी जुबान बंद रखे, सब्र करे, तो पति भी लड़ना छोड़ देंगे और छोटी छोटी बातों पर घर नहीं टूटेगा और न ही सौतन लाई जाएगी। अब इस बात को 2 से 3 साल हो गए। मेरे पापा डॉक्टर के पास मेरी मम्मी को लेकर गए और मेरी मम्मी का अच्छे से इलाज करवाया और फिर कुछ महीनों के बाद ही मेरी मम्मी को बेटा हुआ और मेरा एक छोटा सा भाई इस दुनिया में आ गया। अब घर में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई होगी, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।